हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न जो आज के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। इसे अति आवश्यक समझिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, विला फ्रांका की संधि, न्यूली की संधि या सेवरी की संधि? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता 1783 ईस्वी के 1783 ईस्वी के पेरिस की संधि से मिली थी। पेरिस के संधि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि अमेरिका में इंग्लैंड के या ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका आंसर 13 उपनिवेश थे। और इस दिन यानी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि के कारण 13 उपनिवेशों को आज़ाद कर दिया गया था। अगला सवाल है, रबड़ बागान प्रसिद्ध है श्रीलंका में, ब्राज़ील में, मलेशिया में या यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो रबर बागान प्रसिद्ध है मलेशिया में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी के द्वारा किया गया था और ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चौथा सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर किस राजनेता को घर में नज़रबंदी का सामना करना पड़ा था? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, लाला लाजपत राय को या सुभाष चंद्र बोस को? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी को घर में रहने का मतलब कि घर में नज़रबंदी का सामना करना पड़ा था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था और इस पर पूर्ण विराम 2 सितंबर 1945 यानी 1945 को ख़त्म हो गया था, यानी इनके बीच कुल 6 साल का युद्ध लड़ा हुआ था। 6 साल का युद्ध चला था। पांचवा सवाल है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत, बहुमंजिली इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत या इनमें से कोई नहीं? तो यह बात 18वीं शताब्दी की है। कब की है? 18वीं शताब्दी। कहने का मतलब है कि 1701 से 1800 ईस्वी के बीच की बात है, जब बम्बई यानी मुंबई में जनसंख्या बढ़ने लगी और जगह कम पड़ने लगे, तो बम्बई में चौल का निर्माण हुआ जो कि बहुमंजिला होती थी। कैसे होती थी? बहुमंजिला इमारतें होती थी। तो वही पूछ रहा है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई में जितने भी चौल थे वह बहुमंजिला इमारत होती थी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि इसमें सारे लोग अट सके और जगह भी कम लगे। छठा सवाल है, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? पेरू, चिली, इक्वेडोर, अर्जेंटीना? तो अगर हमको सवाल पूछे एल नीनो, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले प्रशांत महासागर में होती है। प्रशांत महासागर में होती है। और किस देश के तट अगर पूछे तो पेरू देश के तट के निकट होती है। और किस धारा में होती है तो उष्ण
समुद्री धारा में होती है। यानी हमको सवाल पूछा था एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट के निकट, तो देश पूछा तो पेरू, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई महासागर पूछता कि किस महासागर में होती है, तो प्रशांत महासागर में। कैसी धारा में होती है, तो उष्ण समुद्री धारा में होती है। अगला सवाल, दुनिया की प्रदूषित नदियों में कौन नदी शामिल है? सतलज नदी, कावेरी नदी, चिनाब नदी या गंगा नदी? तो हम जानते हैं कि गंगा एक पवित्र नदी मानते हैं हम लोग, पवित्र नदी। मगर सबसे अशुद्ध नदी यानी कि प्रदूषित नदी भी कह सकते हैं या अशुद्ध भी कहेंगे, तो वह गंगा नदी ही है। क्यों? क्योंकि धार्मिक के अनुसार गंगा नदी में लाश को बहाया जाता है, उसी के किनारे घाट है जहाँ लाशों को जलाया जाता है, शमशान घाट। तो उससे बहता है, राख बह गया, कुछ जितने भी जलते हैं उनका जो राख बचता है वो सब गंगा नदी में यहाँ डाला जाता है, और उद्योगों से निकलता हुआ पानी भी गंगा नदी में मिलता है। तो इसलिए गंगा नदी पवित्र नदी होने के बावजूद सबसे प्रदूषित नदी में शामिल है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 8वां सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ग्रामीण बैंक, स्थानीय साहूकार, राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी एजेंसियां? तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान को जब कर्जा लेना होगा तो किसके पास जाते हैं? तो ग्रामीण बैंक, गांव के बैंक में कर्जा किसानों को नहीं जल्दी दिया जाता है, बहुत प्रोसेस होता है जो कि किसान के मन में नहीं समझ में आता है। स्थानीय साहूकार कहने का मतलब हो गया कि वहीं के कोई साहूकार, कोई बड़े आदमी जिनके पास किसान जाते हैं और कर्जा ले लेते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक जो राष्ट्र कर्जा लेता है, यानी ये नहीं होगा। सहकारी एजेंसियां भी सरकारी कर्मचारियों को देते हैं लेकिन किसानों को नहीं देते हैं, तो किसानों के लिए कर्जा लेने का काम करते हैं स्थानीय साहूकार, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9वां सवाल है, छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। कहने का मतलब है कि जब वर्षा में जो छत होता है, छत पर का पानी जमा कर एक उसको फिर से कहीं से गड्ढे में डाल देना ही उस तकनीक का क्या उद्देश्य क्या है, हमसे उद्देश्य पूछा जा रहा है। भूजल, नदी के पानी, झील के पानी या समुद्री जल? तो नहीं, इसमें छत के पानी को जो जमा करके जमीन में गिराएंगे यानी भूमि में गिराएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा भूजल, भूमि वाला जल, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10वां सवाल है कि किसको भारत में बहुत पहले 1952 ईस्वी में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था? यानी वह कौन सा जानवर था जिससे भारत में 1952 में ही विलुप्त यानी कि गायब कर, मतलब पूरी तरह से वह खत्म हो चुका है, वो घोषित कर दिया गया था? अंडमान जंगली सुअर, अंडमान चैती, एशियाई चीता या रेगिस्तानी लोमड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई चीता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसे भारत में 1952 ईस्वी में ही विलुप्त कर दिया गया था, और अभी के टाइम पे यह बहुत ही कम संख्या में ईरान में उपलब्ध है, यानी ईरान में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम संख्या में एशियाई चीता। 11वां सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट? तो हम लोग जानते हैं कि कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। यदि आपसे पूछे कि सबसे बढ़िया या सबसे शुद्ध कोयला कौन है, तो वह है एंथ्रासाइट। इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। और यही सबसे पूछेगा कि सबसे अशुद्ध कोयला यानी सबसे घटिया कोयला कौन है,
तो वह पीठ है। तरीका याद रखिएगा याद करने का कि पिटा पिटा के घटिया हो गया है, यानी अशुद्ध हो गया है, तो कोयले का अशुद्ध रूप है पीठ। इसी पे सवाल पूछता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाता है बिटुमिनस। बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है, यानी सबसे ज़्यादा बिटुमिनस ही पाया जाता है। तो हमको सवाल पूछा था कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कहने का मतलब सबसे बढ़िया कोयला या शुद्ध कोयला। तो अभी जस्ट बताएं, एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12वां सवाल है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर या कोलकाता हावड़ा? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13वां सवाल है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? नीले रंग द्वारा पठार को, पर्वत को, जल को या मैदान को? तो मानचित्र कहने का मतलब मैप, जो मैप हम लोग देखते हैं उसमें पठार को दर्शाया जाता है पीला रंग से, पर्वत को दिखाया जाता है भूरे रंग से, जल को दिखाया जाता है नीले रंग से और मैदान की बात करें तो मैदान को दिखाया जाता है हरे रंग से। यानी जो मैप होगा अगर उसमें हरा कलर किया हुआ है तो समझेंगे कि मैदान है, ब्लू यानी नीला कलर रहेगा तो समझेंगे जल है, भूरा रहेगा तो पर्वत और पीला रहेगा तो पठार। तो हमसे सवाल पूछा था कि नीला रंग किसके द्वारा किस भाग को दर्शाता है? तो नीला रंग हमें जल को दर्शाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इन तीनों से कोई भी सवाल पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। 14वां सवाल है, हंसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? कांग्रेस, भाजपा, भाकपा या सपा? तो हंसुआ और हथौड़ा भाकपा का राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाकपा का अगर पूरा नाम पूछे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। कब? 1925 ईस्वी में। पूछेगा सवाल, भाकपा की स्थापना कब हुई थी? तो 1925। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। और इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसुआ और हथौड़ा। 15वां सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब होता है एसटी। तो एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। और यही अगर आपसे पूछता कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, यानी जो एससी कैटेगरी के आते हैं उनके लिए आरक्षित सीट कितना है? तो उनके लिए है 84। तो हमसे सवाल पूछा था एसटी के आरक्षित सीटों की संख्या 47, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 16वां सवाल है, लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका है? इन लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या कार्य है या क्या भूमिका है? सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, कानून प्रस्तावित करना और पारित करना, ये संसद का काम है। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करना, ये भी नहीं। चुनाव करवाना, यह निर्वाचन आयोग का काम है। एग्जाम के लिए वीवीआई है, निर्वाचन आयोग। पूछता है कि चुनाव कराना किसका कार्य है या किसका भूमिका है, तो हम लोग बोलते हैं निर्वाचन आयोग का।
तो यहाँ बोला था लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका है, तो ऑप्शन ए सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, यही भूमिका है लोकसभा में अध्यक्ष की। 17वां सवाल है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना करना, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, या संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। कह रहा है कि कौन सी स्वतंत्रता हमें संविधान नहीं देती है। देखिए, सरकार की आलोचना करना, जब वह गलत काम करेगी तब हम उसकी आलोचना यानी कि उसकी बुराई कर सकते हैं, यानी इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। ऑप्शन बी बोलता है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि सशस्त्र कहने का मतलब हो गया कि तुम हथियार से विद्रोह करने का, तो कभी भी इसकी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। हम लोग विरोध कर सकते हैं, विद्रोह भी कर सकते हैं, लेकिन शस्त्र के बिना आराम से विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी हथियार के द्वारा विद्रोह नहीं कर सकते हैं। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, तो सरकार गलत काम करेगी तो उसको हम बदल सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें मिलती है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, अगर कहीं भी गलत होगा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान देना है कि हम किसी का भी विरोध करेंगे तो बिना हथियार के, यानी निशस्त्र होकर। तो यहाँ ऑप्शन बी कह रहा था यहाँ सवाल कि नहीं होनी चाहिए, तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18वां सवाल है, किसी भी देश में दो विपरीत समूहों के बीच युद्ध जैसा संघर्ष कहलाता है शीत युद्ध, गृह युद्ध, जातीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो किसी देश में, कहने का मतलब किसी एक देश के अंदर ही दो विपरीत समूह के बीच अगर युद्ध होता है तो उसे हम कहते हैं गृह युद्ध, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें जातीय युद्ध, तो ये जाति के आधार पर युद्ध होगा, लेकिन अगर किसी भी देश में दो को समूह के बीच युद्ध होता है तो वो घर के अंदर है, यानी कि गृह युद्ध कहलाएगा। 19वां सवाल है, भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान देता है? कृषि, खनन, विनिर्माण या सूचना प्रौद्योगिकी। तो भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र ज़्यादा योगदान देता है। यदि आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें सवाल कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ माना जाता है, आधारभूत स्तंभ माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यही कृषि। कृषि को ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ भी माना जाता है। 20वां सवाल कहता है कि किसमें सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तन स्वयं लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो कैसी तकनीक अपनाएं कि राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम। तो जाहिर सी बात है, नौकरशाही गुलामी वाला काम हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। संस्कृति भी कहती है हमको कि अगर अच्छे के साथ अच्छे करिए और बुरे के साथ बुरे कीजिए, लेकिन यह तकनीक नहीं हुआ। तकनीक कौन हो गया? तो ऑप्शन ए कानून इज द राइट आंसर। यह अगर कानून आता है, कानून बीच में जब भी आएगा तो जो अच्छा है उसको हिम्मत मिलता है, लेकिन जो बुरा होता है उसको डर लगता है कि कानून अगर बीच में आ जाए तो फिर वो पकड़ा जाता है और उनको सज़ा मिल पाती है। इसी के साथ आज का सेट होता है समाप्त। आप लोग इसमें से कितना सही किए हैं वह हमें कमेंट में लिख कर बताएं कि आप लोगों ने 20 में से कितना सवाल सही किए हैं। इस बार के एग्ज़ाम में ये सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।